जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी कैडेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये भी जितने भी क्वेश्चन है पशुपालन के, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैडेट के लिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आप यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा अगर जो पसंद आती है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है जो ऑप्शनल है मैं उसको बताऊंगा और ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो जो भी एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन रहेगा मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन है मैंने वो करा दिए हैं, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन में होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वैक्सीन में जो है एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, जो एंटीजन है दोस्तों ये क्या करता है, ये रोगों से हमारी लड़ने में मदद करता है। ठीक है, एंटीजन क्या करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो जो वैक्सीन में होता है, क्या होता है, वैक्सीन में एंटीजन होता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है, ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैतृक रोग है। ठीक है, तो पैतृक रोग दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मतलब माता पिता से जाता है पुत्र में, वो पैतृक रोग होता है। ठीक है, तो पैतृक रोग कौन सा है दोस्तों, एंथ्रेक्स, गला घोटू, हीमोफीलिया या फिर पेचिस। ठीक है, तो जो एंथ्रेक्स हमारा है दोस्तों, एंथ्रेक्स एंड गला घोटू जो रोग है, ये दोनों दोस्तों, एंथ्रेक्स एंड गला घोटू रोग जो है ये हमारा जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, एंथ्रेक्स एंड गला घोटू जो है जीवाणु जनित रोग है। एंड जो पेचिस है दोस्तों ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, एंड जो पेचिस हमारा किससे होने वाला है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और जो हीमोफीलिया दोस्तों ये हमारा कौन सा है, पैतृक रोग है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पैतृक रोग है हीमोफीलिया। बाकी एंथ्रेक्स एंड गला घोटू जो है जीवाणु से होने वाले रोग है, एंड पेचिस जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत एक प्रमुख रोग है। ठीक है, तो दोस्तों रानीखेत जो है ये किस में लगता है, तो जो रानीखेत है दोस्तों ये मुर्गियों में लगता है। एक होता है दोस्तों पैरा मैक्सिको विषाणु। ठीक है, पैरा मिक्सो विषाणु। ठीक है, पैरा मिक्सो विषाणु जो होता है दोस्तों, इसके कारण जो है मुर्गियों में रानीखेत नामक जो है रोग लगता है। इससे क्या होता है दोस्तों, मुर्गियों की जो पंख होते हैं और पैर होते हैं उसमें लकवा लग जाता है। ठीक है, लकवा मार देता है और जो मुर्गियां होती हैं वो मुंह खोलकर सांस लेने लगती हैं, और सही इलाज ना होने पर क्या होता है, मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। तो रानीखेत जो है मुर्गी में होने वाली रोग है, ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि किसके द्वारा होता है, तो वायरस जनित रोग है। और यदि वायरस का नाम दे दे तो पैरामिक्सो विषाणु। ठीक है, पैरामिक्सो विषाणु। अब उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों के आहार में रेशे की मात्रा होती है। ठीक है, तो मुर्गियों के आहार में जो रेशे की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 4 से 5%। ठीक है, तो मुर्गी की जो आहार होती है उसमें रेशे होते हैं, रेशे वाले अनाज होते हैं जो, तो उनमें 4 से 5% जो है दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। अब दोस्तों विटामिन B1 की कमी से ऑस्टोमलेशिया, ये दोस्तों हमारा गलत है। विटामिन ए की कमी से जो है रतअंधी होता है, ये भी ठीक है। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। ठीक है, अब विटामिन B1 की कमी से दोस्तों क्या होता है, विटामिन B1 कमी से बेरी होता है। ठीक है, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ए की कमी से रतौंधी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। तो विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए कौन सी भेड़ पाली जाती है दोस्तों, तो विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए जो है मेरिनो भेड़ पाली जाती है। ठीक है, कौन सी भेड़ पाली जाती है, मेरिनो भेड़ पाली जाती है। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी शोध संस्थान स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे संस्थान पूछे जाते हैं, पशुपालन हो गया या सस्य विज्ञान हो गया। ठीक है, तो जो संस्थान है इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर हर तरह के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 2-3 संस्थान के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप जितने भी संस्थान है सभी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है।
तो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ स्थित दोस्तों? मखदूम, ठीक है, मखदूम होता है। मखदूम कहाँ पे स्थित हमारा? मखदूम जो है हमारा मथुरा में स्थित है, ठीक है। मखदूम जो है हमारा मथुरा में स्थित है, और मथुरा कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है, ठीक है। तो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान जो है मखदूम में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में हर बार यूपी कैडेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं पशुपालन से, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी बुक में जो है आपको 10 वर्ष देखने को मिलेगा, और जो भारत भारती का बुक है दोस्तों पशुपालन का, उसमें आपको 12 वर्ष देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हर बुक में अलग अलग है, लेकिन इस ऑप्शन में जो है 10 वर्ष भी दिया है, 12 वर्ष भी दिया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अपने बुक में, क्योंकि किसी बुक में जो है 10 वर्ष दिया है, किसी में 12 वर्ष दिया है। अगर बात करें इस बुक की दोस्तों, तो इसमें जो है वो हमारा 10 वर्ष दिया है। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितना होता है? 10 वर्ष होता है, ठीक है। आप कन्फर्म कर लीजिएगा एक बार ज़रूर। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ दोस्तों पशु दे दिया है, और दूसरे तरफ पशु का मांस दे दिया है। तो हमें देखना है कि कौन से पशु के मांस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भैंस के मांस को दोस्तों बुफेन कहते हैं। बुफेन की जगह पे कहीं कहीं पे फ्लैश लिखा रहता है, ठीक है। तो बुफेन, भैंस के मांस को फ्लैश भी कहते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद दोस्तों बकरी के मांस को जो है चेवन कहते हैं, ठीक है। ये भी जो है हमारा सही है। अब गाय के मांस को दोस्तों पोर्क नहीं कहते हैं, ठीक है। पोर्क किसके मांस को कहते हैं? पोर्क जो है हमारा ये सूअर का मांस होता है, ठीक है। पोर्क किसका मांस होता है? सूअर का। और गाय के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? बीफ कहते हैं, ठीक है। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। अब भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और पोर्क जो है वो सूअर का मांस कहलाता है, ठीक है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। और केसिन हमारा जो है, ये केसिन दोस्तों एक प्रकार का दूध का प्रोटीन है, ठीक है। दूध का प्रोटीन है केसिन। और यहाँ पे जो लैक्टोज है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है? दूध में मीठापन आता है, ठीक है। लैक्टोज को आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, शर्करा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो मर्जी वो बोलें। लैक्टोज के कारण जो है दूध में मीठापन आता है, ठीक है। लैक्टोज के कारण दूध में मीठापन आता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वर बीमारी है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में मुर्गी दिया है, ऊँट दिया है, भैंस दिया है, बछड़ा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दुग्ध ज्वर बीमारी है, ये दोस्तों गाय भैंस दोनों में लगती है। जो दुधारू पशु हमारे होते हैं गाय भैंस, ठीक है, इनमें जो है दुग्ध ज्वर बीमारी लगती है। अब इस दुग्ध ज्वर बीमारी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दुग्ध ज्वर बीमारी में जो है पशु का जो है तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है। पशु का तापमान जो है गिर जाता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे असम दिया है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अंडा उत्पादन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो वैसे तो बकरी का गर्भकाल दोस्तों जो है 145 दिन का होता है, ठीक है। 145 से 150 दिन का जो है बकरी का गर्भकाल होता है। तो यहाँ ऑप्शन में 145 नहीं है, तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 150 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पे जो भैंस का है वो 310 दिन का होता है गर्भकाल। भैंस का कितने दिन का होता है? 310 दिन का। तो ये हमारा भैंस का गर्भकाल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है 280 से 282 दिन, ठीक है, ये किसका होता है? गाय का होता है। 280 से 282 दिन किसका होता है? गाय का। और 150 दिन या 145 दिन दोस्तों जो है ये हम लोग का किसका है? बकरी का है, ठीक है। 145 दिन या 150 जो है हम लोग का बकरी का है। और भेड़ का जो दोस्तों होता है, भेड़ का कितना होता है? 155 दिन, ठीक है। भेड़ का 155 दिन होता है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने के मिश्रण में चोकर की प्रतिशत होती है। तो जो हमारा दाना होता है पशु को खिलाया जाता है, उसमें चोकर कितने % होने चाहिए? तो उसमें जो चोकर है उसमें जो 20% जो हमारा है वो चोकर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पशु को दाना खिलाया जाता है उसमें 20% जो है चोकर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो हमारा है वो अंबिका नगर में उपस्थित है, ठीक है, स्थित है। यानी कि अंबिका नगर दोस्तों हमारा कहाँ पे है? अंबिका नगर जो हमारा है राजस्थान में, ठीक है। और मखदूम में जो है हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो है बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे एक और पूछ लेता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी नाली है ये भैंस की नस्ल नहीं है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है बाकी सभी भैंस की नस्लें हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमंथी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा कहाँ पाचन होता है? ठीक है। तो जो हमारे रोमंथी पशु होते हैं दोस्तों, उनका जो है आमाशय 4 भाग में बटा होता है, ठीक है। तो पहला भाग रूमेन होता है, दूसरा रूटिकुलम होता है, तीसरा ओमेजम होता है, चौथा एबोमेजम होता है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों, जीवाणुओं द्वारा कहाँ पाचन होता है? रोमंथी पशु जैसे हमारे गाय भैंस हो गए, ठीक है। तो इनमें जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो पाचन होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है? रूमेन में। अब ये पशु आमाशय का जो है सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, इसी में जो है चारा संग्रहित रहता है, ठीक है। चारा कहाँ संग्रहित रहता है? रूमेन में। तो यहीं पे जो है जीवाणुओं द्वारा पाचन होता है भोजन का, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंछ प्राय किस पशु की काटते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो है सूअर की पूंछ जो है नहीं काटी जाती है, ठीक है। गाय की पूंछ भी नहीं काटी जाती है और बकरी की पूंछ भी नहीं काटी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा भेड़, इसकी पूंछ जो है हम लोग काट देते हैं और इसकी पूंछ काटने की विधि क्या कहलाती है? डोकिंग, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों इसका जो पूंछ है उसको काटने की विधि को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोकिंग। अब दोस्तों भेड़ का पूंछ क्यों काटा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भेड़ को जो है जीवाणुओं का म्यूजियम कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है भेड़ के पूंछ पे बहुत सारे जो है जीवाणु पनपते हैं, ठीक है। जिससे वो अपने पूंछ से जब शरीर पे मारती है तो वहाँ पे बहुत सारे रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए भेड़ का जो है पूंछ काट दिया जाता है और भेड़ की पूंछ काटने को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको यूपी कैडेट में देखने को मिल जाता है कि भेड़ के पूंछ काटने की विधि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है डॉकिंग कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाय के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो दोस्तों गाय के शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे भेड़ का पूछे तो भेड़ का कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। भेड़ का कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हम लोग बात करें बकरी की दोस्तों, तो बकरी की कितनी होती है? बकरी की 102.5, यानी कि भेड़ से थोड़ा अधिक होता है जो बकरी का तापमान होता है, केवल 0.5 का अंतर होता है, ठीक है। अब जो 107 यहाँ पे दिया है दोस्तों, ये किसका है? तो यहाँ पे 107 जो होता है ये मुर्गी का होता है, ठीक है। ये किसका होता है? मुर्गी का होता है। और दोस्तों 98 यहाँ पे 4 की जगह पे अगर जो 6 दे दिया है तो यानी कि 98.6 जो है ये मनुष्य का होता है, ठीक है। 98.6 है जो मनुष्य का तापमान होता है। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें भैंस की, तो भैंस की दोस्तों 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तापमान, ठीक है। भैंस की जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध सिराओं में बहता है। यहाँ पे दोस्तों दिया शिशुओं में बहता है, लेकिन जो यहाँ पे हो जाएगा सिरा, दुग्ध सिराओं में बहता है। तो दुग्ध सिराओं में क्या बहता है दोस्तों? अब यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुग्ध सिराओं में, तो यहाँ पे बच्चे जो है क्या कर देते हैं? दूध सही कर देते हैं। लेकिन आपको ये कभी भी नहीं करना है, क्योंकि दूध नहीं बहता है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी दुग्ध सिराएँ होती हैं उनमें क्या बहता है? रक्त बहता है, ठीक है। तो जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दुग्ध सिरा में क्या बहता है? रक्त बहता है, ना कि दूध, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो दोस्तों अंडे में जो प्रोटीन होता है वो कितना पाया जाता है? तो अंडे में प्रोटीन जो पाया जाता है वो 11.5% पाया जाता है। अब दोस्तों ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ बुक में जो है
13% दिया है। ठीक है, तो आपको देख लेना अपने हिसाब से, जो लेटेस्ट बुक हो, ठीक है, ऑथेंटिक बुक हो, उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बुक में 13% दिया है, कुछ में 11.5 दिया है और ऑप्शन में 12.1 भी दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन वाला है। बाकी इसमें जो है ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से यहाँ पे है कौन सी भारवाही नस्ल नहीं है। ठीक है, तो कौन सी भारवाही नस्ल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे गाय की नस्लें दी हैं और इनमें से पूछा है कौन सी भारवाही नस्ल नहीं है। तो जो हमारा गंगातीरी दोस्तों ये भी है, खेरीगढ़, नागौरी। ठीक है, यहाँ पे निमाड़ी जो है ये हमारी भारवाही नस्ल नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल से जो है मोहेर प्राप्त होता है, यानी कि जो कौन सी नस्ल है बकरी की मोहेर के लिए पाली जाती है। तो मोहेर के लिए जो बकरी की नस्ल है वो अंगोरा नस्ल है। ठीक है, अंगोरा नस्ल की बकरी से जो है हम लोग को मोहेर प्राप्त होता है। ठीक है, मोहेर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में इनक्यूबेशन का समय होता है। तो दोस्तों इनक्यूबेशन क्या होता है, जो मुर्गी सेने की मशीन होती है, ठीक है, जो कृत्रिम विधि द्वारा मुर्गियों का सेवा जाता है दोस्तों, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, इनक्यूबेशन के द्वारा। अब दोस्तों चाहे मशीन के द्वारा किया जाए या फिर दोस्तों जो है नॉर्मल मुर्गियों के द्वारा किया जाए, तो उसमें समय जो है 21 दिन लगता है सभी में। ठीक है, 21 दिन में जो है अंडे से चूजा जो है बाहर निकलता है। ठीक है, और अंडे से चूजा बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है। इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि अंडे से चूजे निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल का दूसरा नाम इलीचपुरी या बरारी है। किस नस्ल का दूसरा नाम इलीचपुरी या बरारी है। तो दोस्तों इलीचपुरी या बरारी के नाम से किसको जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है नागपुरी को। नागपुरी को दोस्तों इलीचपुरी या बरारी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के सींग होते हैं। तो भैंस की किस नस्ल में दोस्तों जो है हंसिया के आकार के सींग होते हैं। तो यहाँ पे जो है सुरती में जो है हम लोग का दोस्तों, सुरती में जो है भैंस का जो हंसिया के आकार के सींग होते हैं। ठीक है, सुरती में। और मुर्रा के जो सींग होते हैं दोस्तों, ये जलेबी के आकार के होते हैं। मुर्रा की सींग कैसी होती है, जलेबी की आकार की। और जो है सुरती की कैसी होती है, हंसिया के आकार की। ठीक है, सिकल शेप जिसको हम लोग बोलते हैं, सिकल सेफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हंसिया की आकार की सुरती की हो गई और मुर्रा की दोस्तों जलेबी की आकार की हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। निर्धनों की कामधेनु या गरीबों की गाय। ठीक है, गरीबों की गाय, गरीबों की गाय। ठीक है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, या निर्धनों की कामधेनु, तो वो है बकरी को कहा जाता है। ठीक है, बकरी को गरीबों की गाय या निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। और इसे किसने कहा था, इसे कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू बकरी को कितने किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब बकरी यदि 3 किलोग्राम दूध देती है, ठीक है, तो उसे कितना दिया जाता है, 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर बकरी को 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। यदि हम लोग बात करें गाय की, तो गाय को जो है, गाय को 3 लीटर पे प्रति 1 केजी दाना दिया जाता है। यदि गाय जो है 3 लीटर दूध उत्पादन करती है तो उसे 1 केजी दाना दिया जाएगा। और यदि भैंस की बात करें हम लोग दोस्तों, तो भैंस जो है, भैंस यदि 2.5 लीटर दूध उत्पादन करती है तो उसे 1 केजी दाना दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी के दाने में नमक का प्रतिशत होना चाहिए। बकरी के दाने के मिश्रण में नमक का प्रतिशत होना चाहिए। तो बकरी के दाने में नमक का जो प्रतिशत कितना होता है, 2% होता है। ठीक है, कितना होता है, 2% होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है आपको आगे चल के मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।